नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ है एक्टिविटी 6.7। इसमें आपको कुछ फील्ड वर्क्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको एक लोकल हेल्थ सेंटर विजिट करना है, जिसमें आपको ह्यूमन बीइंग्स के हीमोग्लोबिन कंटेंट के बारे में पता करना है और कुछ कंपेरिजन्स भी करने हैं, जैसे कि बच्चों में और एडल्ट्स में क्या ये कंटेंट सेम रहता है हीमोग्लोबिन का, और मेन और वीमेन में ये हीमोग्लोबिन कंटेंट किस तरह डिफर करता है। दूसरे में आपको वेटनरी क्लिनिक विजिट करना है और कुछ एनिमल्स के हीमोग्लोबिन कंटेंट का डिफरेंस पता करना है, जैसे कि काऊ और बफेलो का और उनके बच्चों का। हम इसके बाद से पढ़ते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज। इससे पहले के सेक्शन में हमने देखा है कि हमारा ब्लड फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स कैरी करता है। इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9 में हमने जाना है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड एक फ्लूइड मीडियम कंटेन करता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें जो सेल्स हैं वो लटके हुए होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। और ये प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिसॉल्व्ड फॉर्म में, घुले हुए फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड सेल्स। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा कैरी किया जाता है। Many other substances like salts are also transported by the blood. कुछ और भी सब्सटेंस जैसे कि कुछ सॉल्ट्स भी ब्लड के द्वारा कैरी किए जाते हैं। Thus we need a pumping organ to push blood around the body. इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जो कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पुश कर सके। A network of tubes to reach all the tissue and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. ब्लड हर ऑर्गन के पास पहुंचे, ये इसलिए भी जरूरी है कि कोई डैमेज हो तो उसे रिपेयर किया जा सके। आवर पंप द हार्ट। हार्ट जो है वो हमारा पंप है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फीस्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड के द्वारा क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और हार्ट इन दोनों को पंप करने का काम करता है, इसलिए हमारे हार्ट में कुछ ऐसे चैम्बर्स होने चाहिए जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन दोनों को बाइफरकेट कर सके, अलग अलग कर सके। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ऐसा ब्लड जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है, उसको लंग्स तक पहुंचने की जरूरत होती है ताकि उसे ऑक्सीजनेट किया जा सके, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सके और ऑक्सीजन गेन कर सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। लंग्स में ब्लड के ऑक्सीजनेशन के बाद वापस उसे हार्ट में आना होता है ताकि उसे पूरी बॉडी में पंप किया जा सके। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद हमारा हार्ट उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। यह है हमारा पूरा हार्ट। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। ये हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ये हैं पल्मोनरी वेन्स। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ आप एक बात गौर कर सकते हैं, ये सेक्शन राइट की तरफ दिख रहा है पर इसे लेफ्ट आर्टरियम कह रहे हैं। ये सेक्शन लेफ्ट की तरफ दिख रहा है पर इसे राइट आर्टरियम कह रहे हैं। क्योंकि ये हार्ट की फिगर आपके सामने है, इस हार्ट को आप अपने बॉडी के अंदर इमेजिन कीजिए तो राइट साइड आपको लेफ्ट की तरफ लगेगा और लेफ्ट साइड राइट की तरफ। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं क्लियर करना चाहता था। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। किस तरह हार्ट में ब्लड आता है, बाहर जाता है, तो इनके स्टेप्स को भी हम देखेंगे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्टरियम। ये येलो वाला पूरा पोर्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। ये चैम्बर लेफ्ट आर्टरियम कहलाता है। लंग्स में ब्लड के ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में सबसे पहले कलेक्ट होता है। द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। और जब लंग से ये ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है लेफ्ट आर्टरियम, तब ये रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है। इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो साइकिल है वो एक के बाद एक होता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्लड रिसीव करने के बाद ये लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, while the next chamber, the left ventricle expands so that the blood is transferred to it. लेफ्ट आर्टरियम जब सिकुड़ेगा तो इसमें कलेक्टेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में बहेगा। When the muscular left ventricle
contracts, in its turn, the blood is pumped out to the body. सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम ने कॉन्ट्रैक्ट करा था, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्टेड है वो इस एओर्टा से होकर पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पूरा पंपिंग सिस्टम लगभग इसी तरह काम करता है। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium। ये जितने ब्लू वाले पोर्शंस हैं ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हैं। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट आर्टरियम में कलेक्ट होता है। जब ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है अगेन ये राइट आर्टरियम रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है। जब इसने ब्लड कलेक्ट कर लिया तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल डायलेट करेगा, खुलेगा। अगेन जब इसकी बारी आएगी, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये ब्लड को पुश करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम, और लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हमारी पूरी बॉडी में। एज द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। डायलेट्स का मतलब है फूलना। जब राइट आर्टरियम ऊपर वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल नीचे वाला चैम्बर डायलेट करेगा, फूलेगा। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल व्हिच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड को पुश करेगा लंग्स की तरफ और वहां उसका ऑक्सीजनेशन होगा। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द आर्टरिया डू। क्योंकि इन वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी में या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए इसके जो वॉल्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं ताकि ये प्रेशर को सस्टेन कर सके। वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये चीजें वल्व्स हैं, ये दोनों वल्व्स हैं। एक बार जब आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ चला आया तो ये वल्व्स बंद हो जाते हैं, और ऐसे में वेंट्रिकल से जो ब्लड है वापस आर्टरियम की तरफ ना जाकर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाता है, वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करता। लंग्स में किस तरह ऑक्सीजनेशन होता है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ। ये लंग्स कैपिलरीज हैं और ये पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक कैरी करती हैं, और ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हमारे हार्ट तक कैरी करता है ताकि वो पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हो सके। और ये जो नकावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट तक आता है और हार्ट इसे पंप करता है लंग्स तक। तो उम्मीद है आप इस सिस्टम को समझ रहे होंगे। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स में जाके ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व करता है। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। हार्ट में ये जो सेपरेशन है येलो और ब्लू का, दैट इज ये अलग अलग चैम्बर्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखते हैं। ऐसा करने से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग से बचता है, जिससे हम फुल्ली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेज पाते हैं और वहां पे उसका ऑक्सीजनेशन हो पाता है। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इस तरह का सेपरेशन जो हमारे हार्ट में है हमारी पूरी बॉडी में अच्छे ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर करता है। दिस इज यूजफुल in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use up energy to maintain their body temperature। इस तरह का सेपरेशन बर्ड्स में और मैमल्स में जरूरी है जो कि बॉडी टेम्परेचर के लिए एनर्जी को यूज करते हैं और उनकी एनर्जी नीड्स काफी हाई होती है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। और वैसे एनिमल्स जो एनर्जी को नहीं यूज करते बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। Such animals like amphibians or many reptiles have three-chambered hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams। और कुछ एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है वो अलाउ करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग को, और उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स ऑन देयर हार्ट्स and blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body। मछलियों में केवल 2 चैम्बर का ही हार्ट होता है, ब्लड को गिल्स तक पंप किया जाता है, वहाँ वो ऑक्सीजनेट होता है और वहीं से डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है वो पूरी बॉडी में। Thus blood goes only once through the heart in fish during one cycle of passes through the body। एक बार जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तब हार्ट तक फिशेस में ब्लड एक ही बार पहुंचता है। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates।
दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। और हमारे हार्ट में या फिर दूसरे एनिमल्स के हार्ट में ये ब्लड 2 बार जाता है। पहली बार जब वो बॉडी से पहुंच रहा होता है हमारे हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में, और वहां से पंप किया जाता है उसे लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए, और ऑक्सीजनेशन के बाद वो वापस से हार्ट में आता है और फिर उसे पंप किया जाता है पूरी बॉडी में। तो ये हमारे हार्ट तक 2 बार पहुंचता है, और इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मोर टू नो ब्लड प्रेशर, अभी हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वेसल के वॉल्स पर, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, और ये प्रेशर आर्टरी में ज़्यादा होता है वेन्स के मुकाबले। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole contraction is called systolic pressure, and pressure in artery during ventricular diastole relaxation is called diastolic pressure. Systole के समय ब्लड के द्वारा आर्टरी पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाए उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोल के समय जो प्रेशर आर्टरी पे ब्लड के द्वारा एक्सर्ट किया जाए उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा, तो वो ब्लड को बाहर की तरफ पंप करेगा, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है, 120 mmHg है। डायस्टोल के समय हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा, वो ब्लड कलेक्ट कर रहा होगा, इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर कम है, वो 80 mmHg है। Hg मरकरी का सिंबल है, इसे हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी के फॉर्म में मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर एक विशेष इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है जिसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब इन आर्टरीज में कुछ रुकावट आ जाती है, और उस हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, which results in increased resistance to blood flow। और ये हाई ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो में बाधक होता है, ब्लड को अच्छे से फ्लो नहीं करने देता, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाता है। इट कैन लीड टू रैप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, और ये हाइपरटेंशन आर्टरी के रैप्चर का कारण हो सकता है, और इससे आर्टरीज के फटने के बाद उनकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, कितने तरह के ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी में, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हमारी emerges from the heart under high pressure. The arteries have thick elastic walls। क्योंकि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में निकलता है, इसलिए आर्टरी के जो वॉल होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स हमारे अलग अलग ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक कैरी करता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। Instead, they have valves that ensure that the bloods flow only in one direction। क्योंकि वेन्स जो ब्लड कैरी करते हैं वो प्रेशर में नहीं होते, इसलिए उनके वॉल्स को मोटा होना जरूरी नहीं है, बजाय इसके वेन्स में वाल्व्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पीछे बहने से रोकते हैं, जिससे ये बात इंश्योर होती है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। On reaching an organ or tissue, the artery divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। किसी ऑर्गन तक पहुंचने के बाद आर्टरी छोटी छोटी आर्टरियोल्स में टूट जाती है, जिससे ब्लड हर एक सेल तक पहुंच पाता है और उसे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और भी सारी चीजें मिल पाती हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स व्हिच आर 1 cell thick आर कॉल्ड कैपिलरीज। सबसे छोटा वेसल जिसकी मोटाई 1 सेल के बराबर होती है उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। ब्लड और सराउंडिंग सेल में जो भी एक्सचेंज होता है ये इन कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। कैपिलरी एक साथ जुड़ के वेन्स बनाती हैं, और ये वेन्स ब्लड को उस ऑर्गन या टिश्यू से लेकर हार्ट तक आते हैं। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। What happens if this system of tubes develop a leak? ये जो वेन्स और आर्टरी का सिस्टम है, क्या होगा अगर इसमें कोई लीक हो जाए, कोई छेद हो जाए? Think about situation when we are injured and start bleeding। जब हमें कोई इंजरी होती है तो हम ब्लीड करने लगते हैं, हमारा खून बहने लगता है।
नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। इंजरी के समय हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि जो ब्लड लॉस है उसे मिनिमाइज किया जाए, जो ब्लड निकल रहा है हमारी बॉडी से उसे कम से कम किया जाए। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। अभी जो हार्ट हमारा पंप है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, अगर उस सिस्टम में उसके जो पाइप्स हैं, जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें अगर कोई होल डेवलप हो जाता है तो जो प्रेशर बना रहा है हार्ट वो किसी काम का नहीं रहेगा अगर कहीं लीकेज है तो। To avoid this, blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। जहाँ कहीं भी इंजरी होती है, लीक्स होते हैं, वहाँ ये ब्लड प्लेटलेट सेल्स प्लग करते हैं और उसे बंद करने का काम करते हैं। Lymph. There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. एक और तरह का fluid transportation में involved है, उसे हम lymph कहते हैं या फिर tissue fluid कहते हैं। Through the pores present in walls of capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. कैपिलरी के वॉल में कुछ छेदों के द्वारा ब्लड प्लाज्मा इंटरसेलुलर स्पेस में स्केप कर जाता है जिससे ये फ्लूइड और लिम्फ बनता है। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है बट ये कलरलेस होता है और ब्लड प्लाज्मा से कम प्रोटीन कंटेन करता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins. ये लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेसेस से होकर लिम्फेटिक कैपिलरीज को जाते हैं जो आगे चलकर लार्ज एक बड़ा लिम्फ वेसल बनाता है और फाइनली ये वेन्स में जाकर जुड़ जाता है। Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. लिम्फ एब्जॉर्ब्ड और डाइजेस्टेड इंटेस्टाइनल फैट कंटेन करता है और बाकी के जो फ्लूइड हैं उन्हें वापस से ब्लड में मिलाता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सेक्शन 6.4.2. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in chlorophyll containing organs, namely leaves. हमने इससे पहले पढ़ा है कि प्लांट किस तरह CO2 लेता है और उसे फोटोसिंथेसिस करके पत्तों में स्टोर करता है। हमने इसके पीछे एक्टिविटी भी करी है। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल आल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। प्लांट के बॉडी ग्रोथ के लिए जो और भी मिनरल्स चाहिए प्लांट उन्हें भी अलग से लेता है। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। प्लांट के कॉन्टेक्ट में जो सबसे ज्यादा रिच मिनरल का सोर्स है वो है सॉइल, जहाँ से वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और भी दूसरे मिनरल्स लेता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल, नेमली रूट्स। और इन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन सॉइल से होता है और रूट इन्हें एब्जॉर्ब करता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कनेक्टिंग ऑर्गन आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर रूट्स में और पत्तों में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है तो डिफ्यूजन से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो पहुंच सकते हैं पत्तों तक। बट दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन। डिफ्यूजन process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in roots. अगर roots और leaves में जो distance है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो roots से leaves तक रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंचाए जा सकते और लीफ से रूट तक फूड नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके लिए हमें अलग अलग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। इसलिए हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। अलग अलग प्लांट के बॉडी डिजाइन में अलग अलग एनर्जी नीड्स होती है। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। प्लांट मूव नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं और वो एक बड़ा अमाउंट कंटेन करते हैं डेड सेल्स का। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। प्लांट की एनर्जी नीड्स कम है इसलिए एक स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें रॉ मटेरियल्स का, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे होता है वो चलेगा प्लांट को। द डिस्टेंस ओवर विच द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितनी दूरी तक फूड या फिर रॉ मटेरियल ले जा सकता है ये वेरी कर सकता है। बड़े बड़े प्लांट्स में ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट। ये प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम रूट से रॉ मटेरियल और लीव से एनर्जी लेकर आता जाता है। दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। ये दोनों प्रक्रिया दो अलग अलग इंडिपेंडेंट पाथवेज के द्वारा होती है। वन, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। सबसे पहला है जाइलम
जो कि वाटर और मिनरल को सॉइल से लेकर ऊपर तक जाता है। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरा है फ्लोएम, जो कि पत्तों से फूड लेकर नीचे तक आता है या फिर पूरी बॉडी तक ले जाता है। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9। क्लास 9 में हमने ये चीजें पढ़ी हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर in xylem tissue, vessels and tracheids of root, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of the plant। xylem में रूट से, स्टेम से और लीव से वेसल्स कनेक्टेड होते हैं ताकि वाटर चैनल पूरी प्लांट बॉडी तक पहुंच सके। एट द रूट, सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। जो रूट है वो सॉइल से कॉन्स्टेंटली आयन एब्जॉर्ब करता रहता है। This create a difference in concentration of these ions between root and the soil। रूट में और सॉइल में एक आयन डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference। अब इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर जो है वो सॉइल से रूट की तरफ बढ़ता है। This means that there is steady movement of water into xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards। इस डिफरेंस के कारण जो वाटर का मूवमेंट है वो हमेशा प्लांट में ऊपर की तरफ होता रहता है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants। लेकिन केवल ये आयन का डिफरेंस लंबे लंबे प्लांट्स में ऊपर तक वाटर नहीं पहुंचा सकता। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द xylem अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट कुछ और भी तरीके इस्तेमाल करता है ताकि जो वाटर है वो प्लांट में ऊंचे से ऊंचे जगह पर पहुंच सके। Provided that plant has an adequate supply of water, the water which is lost to the stomata is replaced by the water from the xylem vessel in the leaf। अगर प्लांट के पास adequate supply of water हो, प्रॉपर अमाउंट में वाटर सप्लाई हो, तो जो वाटर स्टोमाटा के द्वारा इवापोरेशन से बाहर चला जाता है वो xylem टिश्यू के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, जड़ों से वहां तक पहुंच जाता है। In fact, evaporation of water molecule from the cells of leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of root। अब चूंकि ये वाटर का इवापोरेशन स्टोमाटा के थ्रू लीफ से होता रहता है तो ये एक सक्शन क्रिएट करता है जो कि वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। प्लांट के ऊपर के हिस्सों से जो वाटर का लॉस है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं वाटर का ट्रांसपिरेशन। दिस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। चूंकि ट्रांसपिरेशन एक सक्शन क्रिएट करता है जो कि वाटर को रूट से लीफ तक खींचता है। अब ये रूट से वाटर सॉइल के थ्रू होकर आता है तो ये अपने साथ मिनरल्स या फिर और भी चीजें लेकर आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और वाटर का मूवमेंट टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम में आता है। The effect of root pressure in transport of water is more important at night। रूट में जो आयन के कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो रात में ज़्यादा जरूरी हो जाता है प्लांट में वाटर सप्लाई के लिए। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन xylem। दिन में तो स्टोमाटा खुला रहता है, इवापोरेशन होता रहता है, तो ये दिन में मेजर फोर्स बन जाता है जो कि वाटर को ऊपर पुल करेगा। लेकिन रात के समय तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही होती है या फिर बहुत कम हो रही होती है, तो जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है वो रूट वाला प्रेशर है जो आयन के डिफरेंस के कारण क्रिएट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। अब तक हमने प्लांट में वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट ही देखा है। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम देखेंगे कि लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, जो फूड है जो लीव्स में बना, वो वहाँ से दूसरे हिस्सों तक प्लांट के कैसे पहुँचता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble product of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem। तो फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन कहलाता है और ये काम फ्लोएम में होता है। बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावे फ्लोएम अमीनो एसिड को भी ट्रांसफर करता है। These substances are specially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to the growing organs। और ये चीज़ें डिलीवर होती है रूट्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को या फिर और भी जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं, जो बढ़ने वाले ऑर्गन्स हैं, उनको डिलीवर होता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस। फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो सीव ट्यूब्स में होता है और इसमें हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल्स ताकि ये जो मूवमेंट है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ होता रहे। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy। xylem में हमने फिजिकल फोर्सेस को दिखाया कि किस तरह आयन डिफरेंस बन रहा था,
ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा था, जिससे वाटर रूट से लीफ तक पहुंच रहा था। लेकिन फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एनर्जी का इस्तेमाल करके होता है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। सुक्रोज जो शुगर है वो फ्लोएम टिश्यू में एटीपी का इस्तेमाल करके, एनर्जी का इस्तेमाल करके होता है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। इस पर्टिकुलर काम से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाती है, जिससे टिश्यू में वाटर फ्लो करता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल्स इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर मटेरियल्स को फ्लोएम टिश्यू में मूव करता है जहाँ की पहले से लेस प्रेशर था। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड्स। और इस चीज से प्लांट की जरूरत के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स which need energy to grow। एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग सीजन में जो शुगर रूट और स्टेम में स्टोर्ड है वो बर्ड्स तक जाता है ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला सेक्शन है हमारा एक्सक्रीशन, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।